जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिना सूचना दुर्ग पुलिस ने बालाघाट में की कार्रवाई। वाराणसी से सट्टे के खेल में लिप्त 6 आरोपी को किया गिरफ्तार। वाराणसी थाना प्रभारी ने सट्टा संचालित होने की खबर को बताया गलत। डबल मनी मामले में निवेशकों के पैसे लौटने की बड़ी उम्मीदें। एसपी ने पत्रकार वार्ता में 2020 के मामलों का किया जिक्र। डबल मनी मामले को बताया साल का हाईलाइट मुद्दा। विश्राम के लिए बनाया गया रैन बसेरा में बनी सीपेज की समस्या, करंट फैलने का बन रहा डर। सीसीटीवी कैमरे भी महीनों से है बंद। रूपजर थाना के अंतर्गत रेंज ऑफिस ओकवा के पास 4 मोटरसाइकिलें आपस में टकराई, 8 युवक हुए घायल। वाराणसी में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 लोगों को काटकर किया घायल। 6 वर्षीय मासूम बालक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। जम्मू पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोपे निवासी बाबा नरेश बंसोड़ के द्वारा 19 जून 2018 को पूर्व सरपंच सुनीता घरडे व तत्कालीन सचिव पर निर्माण कार्यों में अनियमितता बरतने जाने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन व सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा उक्त शिकायत की जांच के लिए जनपद पंचायत लालबरा से टीम गठित की गई थी, जिसमें खंड पंचायत अधिकारी एमएलओ के उपयंत्री एसके रावतकर, पीसीओ पुरुषोत्तम भोयरकर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा मामले की जांच कर जिला प्रशासन को जानकारी भेजी गई, परंतु शिकायतकर्ता उक्त जांच से संतुष्ट नहीं होने के कारण उन्हें पुनः सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी, जिसकी जांच के लिए 16 जुलाई 2022 को जांच अधिकारी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी रूपेश इवने उपयंत्री एसके रावतकर जांच स्थल पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत की जांच की गई, जिसमें तथ्यों के आधार पर शिकायत सही पाई गई, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारी को प्रेषित किया गया। परंतु 5 माह बीत जाने के बाद भी उच्च अधिकारियों के द्वारा दोषियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे शिकायतकर्ता मानसिक रूप से परेशान होकर न्याय पाने के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। तो आपने जब शिकायत की तो या जनपद वालों ने क्या? जनपद वालों ने बार बार शिकायत पे पर्दा डाला है। मुन्नालाल उइके ने और भोयरकर ने बार बार पर्दा डाला है और उसके कारण मैं संतुष्ट नहीं था। जब मैं 181 में जब जांच कराया तो उसमें यूने जी को आदेश आया, उनने जांच की है और उसमें लंबा भ्रष्टाचार जायज पाया गया। तो अभी इनसे वो वसूली वगैरह तो अभी कम से कम जांच को 5 महीना हो चुका है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, भ्रष्टाचार साबित हो चुका है। तभी क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि जिन अधिकारियों ने पूर्व में भ्रष्टाचार को छुपाने का काम किया है, पर्दा डालने का काम किया है लंबे भ्रष्टाचार को, उन अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई की जाए और जो राशि निकल रही है पंचायत में गबन की, वो पूरी की पूरी वसूल होना चाहिए और पूर्व सरपंच और सचिव और जो भी उसमें आते हैं गलत कार्य करने वाले, उन पर पूरी दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। सर, कोपे के गवर्नमेंट ने जो शिकायत की थी और आप जांच में पहुंचे थे तो क्या पाया जांच में? जी, मैं ग्राम पंचायत कोपे श्री बाबा नरेश के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत लगाई गई थी कि उनके यहाँ तत्कालीन सरपंच जो है उनके द्वारा कुछ कार्यों में फर्जी हाजिरी वगैरह और कुछ कार्यों में हेर फेर और जो शासकीय ज़मीन है उस पर सीसी रोड बनाए जाने संबंधी शिकायत की थी, उसकी जांच मेरे द्वारा की गई। क्या पाया आपने उसमें? उसमें पाया कि जो शासकीय ज़मीन है उसमें ये बात तो सत्य है कि आधी जो सीसी रोड है वो शासकीय ज़मीन पे बनी है और आधी जो सीसी रोड है वो किसी अन्य ज़मीन पे बनी है, क्योंकि उसका पटवारी से भी हमारे द्वारा सत्यापन कराया गया, लेकिन पटवारी के द्वारा भी केवल आधी ही रोड का जो है शासकीय ज़मीन पे होना बताया गया। शेष का हमने प्रतिवेदन में लिख दिया है कि शेष ज़मीन का पुनः जो है पटवारी के माध्यम से सीमांकन किया जाना उचित होगा। सर, उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की कि भाई उनकी रिकवरी निकाली जाए फर्जी तरीके से। जी, मेरा काम जांच करना था, मैं उच्च कार्यालय को भेज चुका हूँ और जो भी आगे कार्रवाई है उच्च कार्यालय के द्वारा की जाएगी।
जिले के वारासिनी में 3 दिन पहले दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खेल में लिप्त 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दुर्ग पुलिस की इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वारासिनी पुलिस की माने तो दुर्ग पुलिस ने बालाघाट पुलिस अधीक्षक और वारासिनी थाने में बिना कोई सूचना दिए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरे राज्य की पुलिस के द्वारा बालाघाट से आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद वारासिनी क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा संचालित होने की चर्चा भी तेज हो गई, लेकिन वारासिनी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान का कहना है कि दुर्ग पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपी वारासिनी में छिपे थे। आरोपी दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे, न कि वारासिनी में। दुर्ग पुलिस ने अन्य आरोपी की निशानदेही पर वारासिनी आकर आरोपियों को पकड़ा है। थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान का कहना है कि दुर्ग पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया से मिली थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को वारासिनी में सट्टा खिलाने की सूचना की पड़ताल और पूछताछ के बाद मालूम हुआ कि इमरान और शानू नामक एक व्यक्ति ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पान की दुकान चलाने वाले अपने एक रिश्तेदार से 21 दिसंबर 2022 को किराए का कमरा दिलाने की बात कही थी। इस व्यक्ति ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 3000 रुपये में एक कमरा दिलाया। बताया गया कि किराए का यह कमरा वारासिनी थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक का था। इसके बाद इमरान ने अपने अन्य साथियों को वारासिनी बुला लिया। कुल 6 आरोपी लगभग 8 दिन से इस कमरे में रह रहे थे, जिनकी सूचना दुर्ग पुलिस को मिलते ही वह वारासिनी पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता में बताया कि दुर्ग की टीम कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर वारासिनी में छिपे आरोपियों को पकड़ा गया है, लेकिन उन्हें दुर्ग पुलिस की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली थी। अगर उन्हें इनपुट मिलते तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते। कल दुर्ग की टीम ने आके वारासिनी में कुछ लोगों को अरेस्ट किया, 6 लोगों को। तो मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि वारासिनी पुलिस की अब तक अनभिज्ञ क्यों थी? देखिए, इसमें तो जानकारी आपको मुखबिरी हल्ले की होती है। दुर्ग की टीम ने कुछ दिनों पहले क्रिकेट सट्टा से रिलेटेड कुछ अपराधी दुर्ग में पकड़े थे और उनकी निशानदेही पे यहाँ पर आगे कार्रवाई की। तो मतलब उनके पास इन्फॉर्मेशन थी किसी और के माध्यम से, उनके पास अपराधी पहले से बैठे थे, उन्होंने बताया कि वारासिनी में यहाँ से होगा, उस आधार पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन पहुंचती तो हम लोग कार्रवाई करते, इसमें तो कोई डाउट नहीं। किरणापुर थाना के अंतर्गत ग्राम बोरबन के सकरी टोला में सदाराम सिरसाम 65 वर्ष की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। आपको बताया कि 31 दिसंबर व 1 जनवरी की दरमियानी रात झोपड़ी में सो रहे सदाराम सिरसाम की अज्ञात लोगों ने कनपट्टी में गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बताया कि सदाराम अपनी पत्नी फेकनबाई और अपने बच्चों के साथ बोरबन में रहता था, जिसके भाई की पत्नी पार्वतीबाई ग्राम शाकरी टोला में रहती है। 31 दिसंबर की शाम 6 बजे सदाराम अपनी पत्नी फेकनबाई के साथ पार्वतीबाई के घर सागरी टोला मेहमानी के नाते आया था। रात्रि में सदाराम, उनकी पत्नी फेकनबाई, पार्वतीबाई, उसकी पत्नी संतकला मड़ावी, दामाद अरविंद कणावी खाना खाया और रात्रि 10 बजे सो गए थे। सदाराम सामने कटिया में ही सोया था। उसकी पत्नी फेकनबाई अपनी देवरानी पार्वती के साथ अंदर सो गए थे। सुबह 5 बजे पार्वतीबाई उठी, जिसने सदाराम को खटिया में मृत पाया, जिसके बाएं कनपट्टी से खून निकल रहा था। इस संबंध में पार्वतीबाई ने अपनी जेठानी फेकनबाई को यह बात बताई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने झोपड़े में घुसकर सदाराम की कनपट्टी में किसी चीज से मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना की रिपोर्ट फेकनबाई सिरसाम 65 वर्ष ने किरणापुर थाने में की थी। सहायक उप निरीक्षक शिवलाल परते ने मरगर जांच के उपरांत सदाराम सिरसाम की गोली मारकर हत्या करने का आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान और 2527 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। रूपझर थाना के अंतर्गत बैयर रोड रेंज ऑफिस उकवा के पास 4 मोटरसाइकिलें आपस में टकराने से 8 युवक घायल हो गए। इस सड़क दुर्घटना में 2 मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल। युवक धर्मेंद्र पिता बुद्धन लाल घेरवे 25 वर्ष, नारायण पिता तुलाराम तिला से 30 वर्ष और प्रहलाद पिता ताराचंद परते 25 वर्ष, तीनों ग्राम रूपझर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रूपझर निवासी तीनों युवक अपने परिवार के साथ खेती मजदूरी करते हैं। बताया गया है कि 1 जनवरी को प्रहलाद परते नए वर्ष में मोबाइल खरीदने के लिए 2 मोटरसाइकिल में अपने 4 दोस्त धर्मेंद्र, नारायण और एक अन्य के साथ रूपझर से उकवा जा रहे थे। शाम करीब 6 बजे बैयर रोड उकवा रेंज ऑफिस के सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिल रूपझर की ओर से जा रही 2 मोटरसाइकिल से टकरा गए। चारों मोटरसाइकिल आपस में टकराने से चारों मोटरसाइकिल में 8 युवक घायल हो गए।
सभी घायल युवक को उकवा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसमें प्राथमिक उपचार के बाद अधिक चोट लगने से घायल प्रहलाद नारायण और धर्मेंद्र को जिला अस्पताल बालाघाट में रेफर किया गया। इस दुर्घटना में अन्य मोटरसाइकिल सवार युवकों को मामूली चोटें आई। बरवेली थाना के अंतर्गत बैयर रोड धनसुआ में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक दीपक पिता कुमार नेटी 23 वर्ष ग्राम ओदा थाना बरवेली निवासी है। 1 जनवरी की शाम यह दुर्घटना उस समय हुई जब यह युवक किसी काम से मोटरसाइकिल में धनसुआ आया हुआ था। इस युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी की शाम युवक दीपक मोटरसाइकिल में सवार होकर किसी कार्य से धनसुआ गया हुआ था और वह मोटरसाइकिल में अकेला ही था। जो धनसुआ में अपना कार्य वापस कर घर लौट रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने दीपक की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गिरकर दीपक मोटरसाइकिल सहित गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सूचना स्थानीय जनों ने उसके परिजनों को दी। परिजनों के द्वारा दीपक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां पर जिसका उपचार जारी है। लोनकरण भागचंद संचेती जैविक एवं प्राकृतिक चिन्नौर कृषि उपज मंडी वारासिवनी में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी 6 माह से वेतन से वे वंचित है। हालांकि उन्हें 1 माह में पूर्व ही 3 माह का वेतन प्राप्त हुआ, मगर वे पूरा वेतन प्राप्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके तहत कुछ कर्मचारियों ने 1 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण मध्य प्रदेश शासन व विधायक गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात की और अपनी व्यथा उनको सुनाई, जिस पर उन्होंने मंडी के वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करने का आश्वासन दिया। आपको बताया कि स्थानीय मंडी कर्मचारियों को मार्च 2022 का वेतन दिसंबर में प्राप्त हुआ। ऐसे में जो मात्र 3 माह का वेतन है, ऐसे में कर्मचारी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें रुके हुए 6 माह का वेतन भी प्राप्त होना चाहिए। एक कर्मचारी ने नाम न छापने की बात पर बताया कि समस्त कर्मचारी पूरे 9 माह से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। जो वेतन भी प्राप्त हुआ है वो पूरा का पूरा बाजार से लिया गया उधार पर चला गया। अब गौरी भाव से निवेदन है कि वे जिला विपणन संघ से चर्चा कर हमारा वेतन दिलाए, ताकि हम लोग जिस आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं उससे हमें निजात मिल सके। 28 कर्मचारियों का स्टाफ है। आपको बता देना यहाँ लाजमी है कि वर्तमान समय में कृषि उपज मंडी में 1 सचिव, 1 लेखापाल, मंडी निरीक्षक 2, सहायक उप निरीक्षक 13, लिपिक 5, भृत्य 6 ऐसे 28 कर्मचारी व अधिकारी कार्य कर रहे हैं। पद्मेश 24/7 से मौखिक चर्चा करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि मंडी के कर्मचारियों ने उनसे अपनी वेतन संबंधी चर्चा की है। वे जिला विपणन संघ में इस मामले में वे चर्चा करेंगे और वेतन क्यों नहीं हो रहा है इस बात की भी वे जानकारी लेंगे। शीघ्र ही समस्त कर्मचारी अधिकारियों का वेतन करवाने का उनका प्रयास रहेगा। गुजर चुके वर्ष 2022 में जिले में ऐसे कई आपराधिक मामले सामने में आए जिसने सबको हैरत में डाल दिया था। फिर चाहे वह 25 लाख की फिरौती के लिए 7 साल के दक्ष के अपहरण की घटना हो, या फिर 25 किलो गांजे के साथ आरोपियों को पकड़ा जाना हो, या फिर 1 साल में 6 खूंखार नक्सलियों का एनकाउंटर। लेकिन वर्ष 2022 का सबसे चर्चित मामला रहा डबल मनी का, जिसे पुलिस भी स्वीकार करती है। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में हुई पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि इस मामले में अब उन लोगों को पैसा लौटाने का प्रयास तेज किया जाएगा जिनके बहकाव में आकर फर्जी स्कीम में अपनी जमा पूंजी जमा की थी। एसपी का कहना है कि पीड़ितों को पैसे लौटाने को लेकर उच्च न्यायालय भी गंभीर है और उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी समीर सौरभ ने बताया कि डबल मनी मामला वर्ष 2022 का सबसे हाईलाइट मामला था। उन्होंने बताया कि इस मामले की शुरुआत में सिर्फ 3 एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन आज 20 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 40 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में पुलिस को भी और भी नई शिकायतें मिल रही है। मुख्य आरोपियों की जमानत रद्द हो चुकी है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब हमारी कोशिश लोगों को उनका पैसा दिलाने का रहेगा। जो प्रकरण ट्रायल में चल रहे हैं उनमें बहुत जल्द ही लोगों को पैसा दिलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। डबल मनी के अंतर्गत कार्रवाई बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट था लास्ट ईयर का। शुरू में 3 एफआईआर हुए थे, उसके बाद आज के डेट में लगभग 20 एफआईआर हो चुके हैं और 40 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। कंटिन्यूसली इसमें हमें नई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और नए एफआईआर भी किए जा रहे हैं। जो आरोपीगण मुख्य आरोपीगण हैं उनकी जमानत भी रद्द कर दी गई है माननीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, और उनकी गिरफ्तारी की प्रयास जारी है।
गिरफ्तारी नहीं होने की दशा में फिर जो लीगल प्रोसेस हमारे पास होता है, चाहे वो संपत्ति कुर्की की हो, ऐसे जो भी संपत्तियाँ ज़्यादातर सीज हैं, और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ा फोकस बालाघाट पुलिस का ये रहेगा कि हम लोग उसमें लोगों का पैसा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करें। कोर्ट भी इस बारे में लेकर बहुत संवेदनशील है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें जो भी प्रकरण अभी ट्रायल में चल रहे हैं उसमें बहुत जल्दी पैसा वाली दिलाने वाली निवेशकों को पैसे दिलाने वाली कार्रवाई भी शुरू होगी। ईडी की भी जांच इसमें पैरेलल जारी है और जैसा आपको जानकारी है, ईडी अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट और हवाला एस्पेक्ट पर कर रही है। कुछ भी ऐसे लोग हैं जो कि ये देख रहे हो कि चलो देखते हैं बाकियों का मिलता है तब हम लोग ट्राई करें, उन सभी लोगों से निवेदन ये रहेगा कि आप लोग FIR कराएं, तभी कोर्ट इस बात की गंभीरता को समझेगा कि आपने वाकई में अपने पैसा को निवेश किया है और तभी कोर्ट आदेशित कर सकता है आपका पैसा वापस कराएगा, क्योंकि कोर्ट उसकी पूरी भली भांति जांच पड़ताल करने के बाद ही पैसा दिलवाने की प्रक्रिया या आदेशित करेगा। अगर ये मानेगा कोर्ट कि आपने FIR कराने में बहुत ज्यादा विलंब कर दिया, तो फिर अगर आप उसको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कोर्ट के सामने, तो हो सकता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए। ऐसा अपना ओरिजिनल चेक रख रहे हैं कि फोटो कापी नहीं, ओरिजिनल रख रहे हैं, 138 वो नहीं लगा पाएगा फिर 138 का तो मतलब ही नहीं है, वो तो पूरे अकाउंट्स उसके सीज्ड है, तो उसमें तो आप कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि FIR कराने के बजाय देख रहे हैं कि चलो एक बार पैसा डाल के देखते हैं बैंक में, हो सकता है शायद निकल जाए डबल, पर वो तो निकल ही नहीं सकता, उसमें तो बैंक मैनेजर पे कार्रवाई हो जाएगी। बालाघाट पुलिस ने बीते वर्ष 2022 में ट्रक और ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल। एसपी ने बताया कि संपत्ति संबंधी अपराधों में पुलिस को काफी सूझबूझ के साथ मामलों को सुलझाया है। इसमें मलाजखंड क्षेत्र में ट्रक, ट्रैक्टर और करीब 40 मोटरसाइकिल चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है। एसपी ने 2022 के आखिरी महीनों में की गई क्रिकेट सट्टा का खुलासा किया था, से पुलिस अपनी अच्छी कार्रवाई बनती है। वर्ष 2022 में नियम के विरुद्ध वाहन चलाने या फिर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर साल 2021 और 2021 की तुलना में अधिक चालानी कार्रवाई हुई। एसपी ने बताया कि हेलमेट और यातायात नियमों को लेकर हाईकोर्ट ने भी गंभीरता दिखाई थी। यातायात पुलिस ने साल 2020 में 29 लाख, 21 में 28 लाख समन शुल्क वसूला गया था, जबकि इस साल 2022 में समन शुल्क 43 लाख रहा। वारासिवनी का किडनैपिंग वाला मैटर एक अनदर हाईलाइट पॉइंट था। बहुत जल्दी हम लोगों ने एक बहुत सेंसिटिव मैटर में हमारी टीम ने बहुत शानदार काम किया। संपत्ति संबंधी अपराधों में जो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा उसमें करेक्ट करने पड़ते हैं डॉट्स को कि इसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया। तो यहाँ से जो एक ट्रक चोरी हुआ था, उसके मलाजखंड में ट्रैक्टर चोरी का एक गैंग था, जो इंटर स्टेट गैंग था, उसको बस्ट किया है। मोटरसाइकिल लगभग मुझे लग रहा है 35-40 मोटरसाइकिल हमने जब्त किए। गांजे की एक बड़ी कार्रवाई थी जिसमें 25 किलो से ऊपर का गांजा है, बाद में लाने वाला 25 किलो से ऊपर का गांजा हमने जब्त किया है। तो और भी कार्रवाइयाँ इसमें चल रही। मैं कोशिश करूंगा कि जो मुख्य आरोपी हैं गांजे वाले प्रकरण में, उसमें हम लोग कहीं से कहीं हमारी डायरी जो है उतनी स्ट्रॉन्ग बन सके कि हम लोग अच्छी कार्रवाई कर सके उसमें। टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ द ईयर नवंबर दिसंबर में क्रिकेट का जो सट्टा IPL सट्टे पे कार्रवाई थी वो भी बहुत अच्छी रही। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग था उसमें, और इन जनरल शहर में एक पॉजिटिव माहौल उस कार्रवाई के बाद बना, जो कि मुझे लगता है कि पुलिस की जो कार्रवाई है उसका सबसे बड़ा, अगर ये माना जाए कि अच्छी कार्रवाई का मानक है, वो यही कि समाज उसको किस तरह से व्यू करता है। तो जैसा मैं फीडबैक ले पाया तो एक जनरली पॉजिटिव व्यू था शहर में इस बात को लेकर कि अच्छी कार्रवाई हो रही है। कई बड़े मामलों को भले ही पुलिस की झोली में सफलता आई, लेकिन 2022 में चोरियों को नियंत्रण पाने में पुलिस के हाथ कई मामलों में खाली रहे। खासकर वारासुनी क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। एसपी समीर सौरभ का कहना है कि क्योंकि वारासुनी महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र के अपराधी यहां आकर वारदात को अंजाम देते हैं। इंटर स्टेट बॉर्डर बैठक में ऐसे अपराधियों की सूची हमने महाराष्ट्र पुलिस से साझा की। वारासुनी में चोरियों पर नियंत्रण पाया जाएगा। वारासिवनी में देखो अभी थाना प्रभारी जो हम मुझे लगा कि सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वारासिवनी में, हमने उनको भेजा है।
तो उनको 3-4 महीने का तुमको टाइम देना पड़ेगा एरिया को समझने के लिए, संपत्ति संबंधी अपराधियों को थोड़ा सा चिन्हित करने के लिए। वारासिवनी का जो एरिया है वो आपका महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, वारासिवनी रामपाली करलानी, और उस तरफ के बहुत सारे अपराधी यहाँ पे आके अपराध करते हैं। तो एक तो थाना प्रभारी भी मुझे लग रहा है कि इसको काफी गंभीरता से देख रहे हैं कि इसको, और डेफिनेटली तुम्हारी बात सही है कि इसमें कुछ ऐसे मैटर्स है चोरी के जो अभी तक नहीं खुले। कोतवाली के तो कई मैटर्स खुले हैं, वारासिवनी के बहुत सारे मैटर्स नहीं खुले, और इसका मतलब ये नहीं थाना प्रभारी प्रयास नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि शंकर सिंह चौहान काफी कॉम्पिटेंट थाना प्रभारी और प्रयास भी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा और समय देना उचित होगा। और अभी जो हमारी इंटरस्टेट बैठक हुई थी, बॉर्डर बैठक, उसमें भी ये था कि बॉर्डर के जो इधर उधर जो केस करते हैं संपत्ति संबंधी अपराधी, उनकी सूची हम लोगों ने शेयर की आपस में। तो हो सकता है कि अगर कोई इंटरस्टेट क्रिमिनल होगा तो उस पर भी हम लोग। वारासिवनी नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 2 FCI मैदान के सामने आवारा व पागल श्वानों ने अपना आतंक मचा कर रखा है, जिसका परिणाम 2 जनवरी की शाम को दिखाई दिया, जब 3 बच्चे व एक वृद्ध को श्वानों ने काटकर घायल कर दिया। वहीं इसमें एक मासूम 6 वर्षीय दक्ष पिता राजीव हेडाऊ वार्ड नंबर 2 निवासी को उचित उपचार के लिए बालाघाट जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन्हें आवारा व पागल श्वानों ने काटा है उनमें 4 वर्षीय वार्ड नंबर 2 निवासी नीलेश पिता संजय कोहाड़, 8 वर्षीय आयुष पिता प्रकाश, 6 वर्षीय दक्ष पिता राजू हेडाऊ, 60 वर्षीय सिकंदरा निवासी तेजलाल पिता पड़गू वाड़ीवा का नाम शामिल है। आवारा व पागल श्वानों ने किसी के कान को चबाया तो किसी के पैर व सर को अपने दांतों से खरोच दिया है। सभी बालक अपने अपने घरों के सामने खेल रहे थे और तेजलाल मदनपुर रोड होते हुए ग्राम सिकंदरा जा रहा था। तभी अचानक शाम करीब 6 बजे आवारा व पागल श्वानों ने हमला कर दिया, जिससे सभी लोगों को घायल कर दिया, जिसमें दक्ष को शीघ्र ही सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद बालाघाट रेफर कर दिया गया है। वहीं बाकी 3 लोगों को उपचार कर उन्हें उनके घर भेज दिया गया है।